साथियों को नमस्कार और उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ग्रुप डी योद्धा बैच के 33वें क्लास की। जी हाँ दोस्तों, इससे पीछे के वीडियो सेशन में हम लोगों ने ग्रुप डी योद्धा बैच का 32वां क्लास देखा था, जहां पे हम लोगों ने सेट 41 और 42 से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण सवाल थे उसकी चर्चा करा था। दोस्तों आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग ग्रुप डी सेट 43 के जो भी महत्वपूर्ण सवाल हैं इसकी चर्चा करेंगे। और ध्यान में रखिएगा, इस सेशन का जो बोर्ड सॉल्यूशन पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप वहां से जाकर के पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हैं। बहरहाल आइए अपने सेशन की शुरुआत करते हैं और चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। मेरे मित्र, आपका जो पहला क्वेश्चन है आज के इस सेशन का, क्वेश्चन नंबर 1 आपसे पूछ रहा है, क्या होता है जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के विलयन को हवा में खुला छोड़ दिया जाता है। ऑप्शन है कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, H2O गैस निकलती है, O2 मुक्त होता है, कैल्शियम ऑक्साइड बनता है। क्या होगा इसका आंसर? आपसे सवाल ये करा जा रहा है कि क्या होगा जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के विलयन को हवा में खुला छोड़ देगा। मेरे मित्र आप सभी ध्यान रखना कि यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की जो बात की जा रही है इसी को हम लोग CaOH होल 2 कहते हैं। और मेरे मित्र इसी को हम लोग स्लैग्ड लाइम के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? स्लैग्ड लाइम के नाम से जानते हैं। और ध्यान रखना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? बुझा हुआ चूना। क्या कहते हैं? बुझा हुआ चूना। अब आप सबों को मालूम है इस बुझे हुए चूने का उपयोग यूज कहां पे किया जाता है? तो आप कहते हैं दीवारों को दीवारों को दीवारों के सफेदी में, दीवारों के सफेदी में। क्या होता है सर? तो जब आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि बुझा हुआ चूना से दीवारों पे पुताई करते हैं, आप देखते हैं कि कुछ देर के बाद उसमें एक चमक आ जाती है, व्हाइट चमक आ जाती है। किसके निर्माण की वजह से? कैल्शियम कार्बोनेट के निर्माण की वजह से। सर ऐसा क्यों होता है? जब पुताई करते हैं उस वक्त चमक नहीं आती है और कुछ देर बाद आती है। ऐसा इसलिए होता है कि ये जो आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ये जो आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ये वायु में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है। इट मीन्स अगर हम लोग यहाँ पे ये कहें कि सर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है ये वायु में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करेगा, ये क्या बना लेगा? आप सभी याद रखना, कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगा और साथ में क्या होगा सर? H2O रिलीज होगा। और मेरे मित्र यही कैल्शियम कार्बोनेट दीवारों में सफेदी का कारण बनता है। यही कैल्शियम कार्बोनेट दीवारों में सफेदी का कारण बनता है। और जो सवाल आपसे करा जा रहा है कि क्या होता है जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के विलयन को हवा में खुला छोड़ दिया जाता है, आप सभी कहेंगे कि गुरुजी सीधा सीधा आंसर होगा कि कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण होता है, जबकि यहाँ पे H2O ये वाष्प के रूप में बनता है और ये क्या होता है सर? उड़ जाता है। और यहाँ पे कहा जा रहा है कि H2O गैस निकलती है, तो आप सभी क्या कहेंगे सर? ये गैस नहीं, यहाँ पे हम लोग कहेंगे कि वाटर वेपर रिलीज होता है। और सीधे सीधे हम ये नहीं कह सकते हैं कि H2O गैस निकलती है। मेरे मित्र O2 मुक्त होता है? बिल्कुल नहीं। कैल्शियम ऑक्साइड बनता है? बिल्कुल नहीं। ध्यान रखना कि जब हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड CaOH2O में क्या करते हैं सर? जल मिलाते हैं, तो आप सभी क्या कहेंगे? CaOH होल 2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस उष्मा रिलीज होती है। क्या होती है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस उष्मा रिलीज होती है। तो कई बार आपके एग्जाम में सवाल पूछा जाता है कि निम्न में से दीवारों पे सफेदी या पुताई करने के लिए किस यौगिक का उपयोग किया जाता है? आप कहेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? बुझा हुआ चूना। और मेरे मित्र ये जो आपका कैल्शियम ऑक्साइड है, यहाँ पे जो कहा जा रहा है कैल्शियम ऑक्साइड, तो आप सभी ये ध्यान रखना, कैल्शियम ऑक्साइड को हम लोग क्या कहते हैं सर? इसको हम लोग क्विक लाइम भी कहते हैं, कली चूना के नाम से भी जानते हैं, साथ ही इसको हम लोग अनबुझा चूना कहते हैं। क्या कहते हैं? अनबुझा चूना कहते हैं। ये भी ध्यान में रखिएगा। अगला सवाल देखिए क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से मानव उत्सर्जन प्रणाली का गठन करता है? पहला ऑप्शन है एक जोड़ी गुर्दे, एक जोड़ी मूत्रवाहिनी, एक मूत्राशय और एक एकल मार्ग। एक जोड़ी गुर्दे, एक जोड़ी मूत्रवाहिनी, एकल मूत्र थैली और एकल मूत्र मार्ग। तीसरा है एक जोड़ी गुर्दे, एकल मूत्राशय, एकल मूत्रवाहिनी और मूत्रमार्ग की एक जोड़ी, एकल वृक्क, एकल मूत्रवाहिनी, मूत्राशय की एक जोड़ी और एकल मूत्रमार्ग। क्या होगा इसका आंसर? मेरे मित्र बात किसकी की जा रही है? बात करी जा रही है उत्सर्जन प्रणाली की। किसकी की जा रही है? उत्सर्जन प्रणाली, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं? उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। ध्यान रखना, इसी को हम लोग इंग्लिश में एक्सक्रेटरी सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सक्रेटरी सिस्टम कहते हैं।
और मेरे मित्र आप सभी ये याद रखेंगे कि उत्सर्जन तंत्र या उत्सर्जन प्रणाली जो है ये हमारे शरीर में क्यों होती है। तो आप कहेंगे हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे मेटाबॉलिज्म प्रोसेस होते हैं, उपापचयी प्रक्रिया होती है, और इस उपापचयी प्रक्रिया के दौरान क्या होता है, तो आप सभी कहेंगे कि गुरुजी नाइट्रोजनी अपशिष्ट तैयार होता है। किस रूप में, तो यूरिया और यूरिक एसिड के रूप में। तो मेरे मित्र हमारे बॉडी के अंदर होने वाले विभिन्न मेटाबॉलिज्म प्रोसेस के दौरान जो आपका अपशिष्ट पदार्थ निकलता है उसको शरीर से बाहर निकालने का काम कौन करता है, सर ये उत्सर्जन तंत्र करता है। तो उत्सर्जन तंत्र का अगर हम आपसे ये कह दें कि कार्य क्या है, तो आप सभी कहेंगे उत्सर्जन तंत्र का कार्य है शरीर से नाइट्रोजनी अपशिष्ट को बाहर निकालना, शरीर से नाइट्रोजनी अपशिष्ट को बाहर निकालना, अपशिष्ट को बाहर निकालना। समझ में आया ये चीज, आप कहेंगे बिल्कुल। अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि सर ये नाइट्रोजनी वेस्टेज के रूप में क्या होता है, हमारे बॉडी के अंदर क्या बनता है। तो मेरे मित्र याद रखना, आप ये भी कह सकते हो कि ये जो उत्सर्जन तंत्र है ये क्या करता है, तो सर हमारे शरीर से यूरिया एवं यूरिक एसिड जैसे वर्ज्य पदार्थ या आप कह सकते हो अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालता है। हमारे शरीर से यूरिया और यूरिक एसिड जैसे अपशिष्ट पदार्थ को क्या करता है, तो आप सभी याद रखना बाहर निकालता है। अब मेरे मित्र याद रखेंगे कि यहाँ पे उत्सर्जन तंत्र है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, तो हमारे बॉडी में बहुत सारे अंग मिलकर के क्या करते हैं, उत्सर्जन तंत्र का निर्माण करते हैं। क्योंकि उत्सर्जन की प्रक्रिया जो है वो जंतुओं में जटिल होती है, खास करके अगर हम मानव में बात कर रहे हैं तो और जटिल होती है। तो भगवान ने इसके लिए क्या किया है, सर आपके बॉडी के अंदर एक मशीन दे दिया है जो कि उत्सर्जन तंत्र के नाम से जाना जाता है। मेरे मित्र अगर आप गौर से देखेंगे तो ये जो आपका उत्सर्जन तंत्र है, इस उत्सर्जन तंत्र का मेन जो ऑर्गन है वो आपको कुछ इस तरीके से दिखता है। ध्यान रखना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रिक यानी कि किडनी बोलते हैं। और ये क्या है, आप सभी कहेंगे सर मुख्य उत्सर्जी अंग। ब्रिक यानी कि किडनी जो है वो क्या है, आप सभी याद रखना मुख्य उत्सर्जी अंग है, मेरे मित्र ये वाली जो आप संरचना देख रहे हो दोनों तरफ, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मूत्रवाहिनी बोलते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, यूरेटर। और ये वाली जो गोल जैसी संरचना देख रहे हो इसको हम लोग मूत्राशय बोलते हैं, और इंग्लिश में इसी को यूरिनरी ब्लैडर बोला जाता है। और ये वाली जो आप संरचना देख रहे हो इसको हम लोग क्या कहते हैं, मूत्र मार्ग कहते हैं। क्या कहते हैं, मूत्र मार्ग, यूरेथ्रा। इसके थ्रू बॉडी से यूरिन जो है वो बाहर निकलता है। अब ध्यान देना कि यूरिन में किसकी मौजूदगी होती है, आप कहेंगे यूरिया और यूरिक एसिड, क्योंकि हमारे शरीर से अपशिष्ट पदार्थ के रूप में जो नाइट्रोजनी अपशिष्ट निकलेगा वो यूरिया और यूरिक एसिड के रूप में होगा। तो याद रखना कि एक्चुअल में हमारे शरीर में यूरिन का निर्माण कहाँ होता है, तो आप सभी याद रखेंगे कि यूरिन का निर्माण किडनी में होता है, यानी कि ब्रिक में होता है। और ये ब्रिक कितने दिख रहे हैं, तो आप सभी कहेंगे 2 दिख रहे हैं। तो हमारे बॉडी में मुख्य उत्सर्जी अंग ब्रिक कितने हैं, 2, यानी कि 1 जोड़ी। और ये कहाँ रहता है, तो सर रीढ़ की हड्डी, ये वाली पोर्शन आप देख रहे होंगे सर, इसके दोनों बाएं और दाएं तरफ क्या होता है, आप सभी कहेंगे किडनी मौजूद होता है। याद रखना कि किडनी का लोकेशन कहाँ है, आप कहेंगे सर उदर गुहा, एब्डोमिनल कैविटी में, सर रीढ़ की हड्डी के दोनों ओर ये ब्रिक उपस्थित होता है, जो क्या करता है, यूरिन का निर्माण करता है। अब यहाँ यूरिन बना, अब ये यूरिन क्या होता है, तो सर इस मूत्रवाहिनी के थ्रू मूत्राशय में आ जाता है, यानी कि यहां आकर के ये रुकता है और फिर मूत्रमार्ग के थ्रू आपके बॉडी से बाहर निकलता है। तो आप देख रहे हैं कि मूत्रवाहिनी कितना है, 2, मूत्राशय कितना है, 1। मूत्राशय नाम से ही स्पष्ट है, यहाँ पे मूत्र आकर के सर रुकता है, और फिर मूत्रमार्ग जो आपके तंत्रिका तंत्र, मतलब जो मूत्र आपके बॉडी से बाहर निकलता है वो आपके तंत्रिकीय नियंत्रण में होता है। और जब भी आपके बॉडी को ऐसा लगता है कि अब यूरिनेट करना चाहिए तो क्या होता है, तो सर जो मूत्राशय है उससे यूरिन बाहर निकलता है, किसके थ्रू, मूत्रमार्ग के थ्रू। तो सवाल आपसे केवल इतना पूछ रहा है कि जो मानव उत्सर्जन प्रणाली है उसके गठन में कौन कौन से अंग होते हैं और कितने होते हैं। आप कहेंगे 1 जोड़ी ब्रिक,
एक जोड़ी मूत्रवाहिनी, एकल मूत्राशय और एकल मूत्र मार्ग। क्या है आपका? तो आप कहेंगे सर पहले ऑप्शन में है एक जोड़ी गुर्दा। ध्यान रखना कि गुर्दा को ही हम लोग किडनी भी कहते हैं। एक जोड़ी मूत्रवाहिनी बिल्कुल सही है, एक मूत्राशय और एकल मूत्रमार्ग। राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब ध्यान देना, सवाल आपसे यह भी पूछा जाता है कि एक स्वस्थ वयस्क के शरीर में प्रतिदिन कितने लीटर आरंभिक निस्यंदन होते हैं, मतलब कितने लीटर फिल्ट्रेशन की प्रक्रिया होती है। तो एक स्वस्थ मनुष्य के वृक्क में प्रतिदिन 180 लीटर आरंभिक निस्यंदन की प्रक्रिया होती है। स्टार मार्क देकर के लिख लो। एक स्वस्थ मनुष्य में, एक स्वस्थ मनुष्य में प्रतिदिन, एक स्वस्थ मनुष्य में प्रतिदिन 180 लीटर, प्रतिदिन 180 लीटर आरंभिक, प्रतिदिन 180 लीटर आरंभिक निस्यंदन होता है। कितना होता है? 180 लीटर आरंभिक निस्यंदन होता है। और मूत्र तो आप कह सकते हैं 1 से 1.5 लीटर के आसपास प्रतिदिन सर एक स्वस्थ व्यक्ति के बॉडी से बाहर निकलता है। नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 3 आपसे क्या कह रहा है कि किसी वस्तु को एक अवतल दर्पण के सामने उसके ध्रुव P और फोकस F के बीच स्थित किसी बिंदु पर रखा गया है, निर्मित प्रतिबिंब डैश होगा। मेरे मित्र यहां पे चर्चा करी जा रही है किसकी? अवतल दर्पण की। याद रखना कि अवतल दर्पण को ही हम लोग अभिसारी दर्पण के नाम से भी जानते हैं। अब कह रहा है कि अवतल दर्पण के सामने उसके ध्रुव P और फोकस F के बीच स्थित किसी बिंदु पर वस्तु को रखा जा रहा है। मेरे मित्र एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपका मिरर और लेंस संबंधित इमेज फॉर्मेशन है, इसको आप सभी जरूर कंठागर कर लीजिएगा। और कंठागर करने का मतलब रटिएगा नहीं, रटंत विद्या नहीं चलेगा। बस एक बार आप डायग्राम को बनाने का प्रयास कीजिएगा। जैसे ये सारी चीजें हमारे माइंड में भी नहीं रहती है, लेकिन स्थिति और उसका जो रे डायग्राम है वो हमारे माइंड में सेट है। तो हम ये कहेंगे कि गुरुजी मान लो कि ये हमारा अवतल दर्पण है, ये अवतल दर्पण का ध्रुव होगा, ये क्या होगा? फोकस, ये क्या होगा? वक्रता केंद्र। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो वस्तु है उसको ध्रुव P और फोकस F के बीच रखा जा रहा है। ये देखो यहां पे हमने ध्रुव P और F के बीच वस्तु रखा। एक प्रकाश की किरण मुख अक्ष के समांतर, आप कहेंगे सर जी फोकस से होकर के गुजरेगा। दूसरी प्रकाश की किरण अगर वक्रता केंद्र के अनुदिश हो तो आप कहेंगे सर जैसे आया है वो वैसे ही रिटर्न हो जाएगा। मेरे मित्र अगर आप इस दोनों रे को आप मिला दो यहाँ पे तो आप सभी कहेंगे कि गुरुजी यहाँ पे जो प्रतिबिंब बनेगा ये कैसा होगा? आप कहेंगे काल्पनिक होगा, काल्पनिक होगा। साथ में क्या होगा? आप कहेंगे सीधा होगा। साथ में क्या होगा? वस्तु से बड़ा होगा, वस्तु से बड़ा होगा। और नो डाउट आप सबों को मालूम है कि अवतल दर्पण वस्तु का आभासी प्रतिबिंब भी बनाता है केवल एक केस में, और वो केस क्या है? तो सर जब वस्तु को ध्रुव और फोकस के बीच रखा जाता है तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे आभासी और सीधा बनता है। मेरे मित्र याद रखना अवतल दर्पण वस्तु का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब भी बनाता है, वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। केवल एक केस, इसी केस में जब वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच होती है तो काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। अदरवाइज हर एक केसेस में क्या होता है? आप सभी ध्यान रखना कि सर वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। मेरे मित्र अवतल दर्पण वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब भी बना सकता है, छोटा प्रतिबिंब भी बना सकता है, और वस्तु के आकार के बराबर का भी प्रतिबिंब बना सकता है। ये भी ध्यान में रखेंगे। तो जो आपसे सवाल पूछ रहा है उसका सीधा सा आंसर क्या होगा? आप कहेंगे गुरुजी आभासी और सीधा, क्योंकि वास्तविक की तो बात ही नहीं की जा सकती है, और वास्तविक होगी तो सीधा कहां से होगा? वो तो उल्टा होना चाहिए। वास्तविक और उल्टा नहीं होगा, आभासी बन रहा है तो उल्टा की बात ही नहीं करेंगे, सीधा होनी चाहिए। दैट्स व्हाई राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 आपसे क्या पूछ रहा है कि आभूषणों का धूमिल होना एक उदाहरण है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया, उष्माक्षेपी अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया, प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया। क्या कहोगे कि गुरुजी कोई भी आभूषण सोना चांदी उसका कलर थोड़े दिन के बाद जो है वो डिस्कलर हो जाता है, चांदी आपका काला पड़ना शुरू हो जाता है। किसके वजह से? आप सभी कहते हैं वायुमंडलीय ऑक्सीजन से यह अभिक्रिया करती है और ये धीरे धीरे ऑक्सीकृत होती है, इस वजह से इसकी जो चमक होती है वो धूमिल पड़ते जाती है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उष्माक्षेपी अभिक्रिया ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उष्मा रिलीज हो, उष्माक्षेपी मतलब उष्मा उत्सर्जित हो। उदासीनीकरण अम्ल और क्षार के बीच अभिक्रिया होगी तो आप सभी कहेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा। और वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें प्रकाश के सहारे कोई बड़ा सा यौगिक छोटे छोटे यौगिक में टूट रहा हो उसको हम लोग क्या कहते हैं? आप सभी याद रखना प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया कहते हैं, फोटोलाइटिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं।
नेक्स्ट मेरे मित्र आपसे सवाल करा जा रहा है कि कौन सा परमाणु क्रमांक 4 संयोजकता इलेक्ट्रॉन से संबंधित है। अब यहाँ पे देखो ये परमाणु क्रमांक 6 है तो आप सभी कहेंगे ये कार्बन का है, यहाँ पे ये बोरोन का है, ये नाइट्रोजन का है और ये आप कहेंगे ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक है। और नो डाउट आप सभी कहेंगे कि गुरुजी कार्बन की परमाणु संख्या कार्बन की संयोजकता 4 होती है और इसीलिए कार्बन को हम लोग क्या कहते हैं, तो आप सभी कहेंगे टेट्रावैलेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? टेट्रावैलेंट भी कहते हैं, यानी कि चतुर्थ संयोजी परमाणु भी कहते हैं। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब मेरे भाई ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होगी? ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होगी? आप सभी याद रखना, ऑक्सीजन की संयोजकता 2 होती है। नाइट्रोजन की संयोजकता की बात करेंगे तो आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी नाइट्रोजन की संयोजकता 3 होगी, ठीक है। और बोरोन की संयोजकता की बात करेंगे तो आप सभी याद रखेंगे, बोरोन की संयोजकता की बात करेंगे तो आप सभी याद रखेंगे कि बोरोन की संयोजकता 3 होगी। बोरोन की संयोजकता भी कितनी होगी? तो आप सभी याद रखना 3 होगी, संयोजकता 3 होगी, ठीक है। अच्छा नाइट्रोजन की संयोजकता, हाँ ठीक है, संयोजकता 3 होगी, ठीक है, क्योंकि 2 और 5 तो इसके बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए इसे 3 इलेक्ट्रॉन का साझा करना होगा या ग्रहण करना होगा, तो आप कहेंगे संयोजकता इसकी 3 होगी। जबकि बोरोन परमाणु संख्या 5 है तो प्रथम कक्षा में 2 और अंतिम कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन, और ये धातु है तो आप कहेंगे सर इसके अंतिम कक्षा में मौजूद इलेक्ट्रॉन ही इसकी क्या होगी? संयोजकता। तो सर बोरोन की संयोजकता कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। अब सवाल ये है कि सर ये संयोजकता को हम एक्चुअल रूप में कैसे परिभाषित कर सकते हैं? तो मेरे मित्र संयोजकता जो है वो प्रत्येक परमाणु अपने निकटतम अक्रिय गैस तत्व के जैसा बनना चाहती है और इस चक्कर में वो क्या करती है, कुछ इलेक्ट्रॉन का लॉस करती है, कुछ का गेन करती है और कुछ का साझा करती है। तो हम सभी कहते हैं कि सर अक्रिय गैस का अष्टक पूरा होता है, जितने भी नोबेल गैस एलिमेंट है उन सभी की संयोजकता 0 होती है और इन सभी का अष्टक पूरा रहता है, मतलब बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा होता है। तो जितने भी केमिस्ट्री में और अन्य तत्व हैं अक्रिय गैस को छोड़ करके वो नोबेल गैस जैसा बनना चाहते हैं और इसी चक्कर में वो क्या करते हैं, तो अपने बाह्यतम कक्षा से इलेक्ट्रॉन का लॉस करते हैं या गेन करते हैं या फिर साझा करते हैं। और मेरे मित्र किसी भी परमाणु के बाह्यतम कक्षा द्वारा अष्टक पूरा करने के लिए लॉस, गेन या साझा की गई इलेक्ट्रॉन की संख्या उसकी संयोजकता कहलाती है। मेरे मित्र साथ ही स्टार मार्क दे करके आप सभी ये याद रखना कि संयोजकता परमाणु की संयोजन शक्ति होती है, परमाणु की संयोजन शक्ति होती है, या आप सभी कह सकते हो कि सर परमाणु की संयोजन क्षमता होती है, ठीक है। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि उस प्रक्रिया का नाम क्या है जिसके कारण जीवित कोशिकाओं से अल्पराशरी विलयन में रखने पर उनके आकार और आकृति में विस्तार होने लगता है। अल्पराशरी विलयन मेरे मित्र इसको हम लोग क्या कहेंगे? तनु विलयन। ध्यान देना यहाँ पे कि जब हम लोग ऑस्मोसिस की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? ऑस्मोसिस की, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? परासरण। सर परासरण है क्या? तो मेरे मित्र याद रखेंगे अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी विसरण की एक विशिष्ट विधि, विसरण की एक विशिष्ट विधि है। सर इसमें क्या होता है? तो मेरे मित्र याद रखना इसमें होता है सर जल के अणुओं का किसी झिल्ली की सहायता से जल के अणुओं का किसी झिल्ली की सहायता से उच्च विलय सांद्रता की ओर प्रवाह होता है। उच्च विलय सांद्रता की ओर प्रवाह होता है। क्या कहेंगे कि सर जो परासरण है वो एक्चुअल में क्या है? तो जल के अणुओं का किसी झिल्ली की सहायता से उच्च विलय सांद्रता की ओर प्रवाह होना या प्रवाह होता है। मेरे मित्र याद रखना आप सभी कि जब आप सेल चैप्टर पढ़ते हो तो वहां पे सबसे पहले सेल के कंसेप्ट को समझने से भी पहले आपको यह समझना होता है कि कोशिका में गैसीय और तरल पदार्थ का आवागमन कैसे होता है। तो आप सभी कहते हैं कोशिका झिल्ली के माध्यम से। कोशिका झिल्ली अर्धपारगम होती है, सेमी परमिएबल होती है। आप कहते हैं कि गुरुजी कोशिका झिल्ली से गैसों का आदान प्रदान तो विसरण प्रक्रिया के थ्रू हो जाता है, लेकिन जो तरल पदार्थ का आवागमन होता है कोशिका में वो किस प्रक्रिया के थ्रू होता है? ऑस्मोसिस यानी कि परासरण के थ्रू होता है।
किस प्रक्रिया के थ्रू? ऑस्मोसिस यानी कि परासरण के थ्रू होता है। अब गैसों के विसरण की बात करते हैं तो सरल शब्दों में कहते हैं गैस का उच्च सांद्रण से निम्न सांद्रण की ओर गमन होना विसरण कहलाता है। लेकिन मेरे मित्र जब हम परासरण की बात करते हैं तो इसके बारे में कहते हैं कि सर ये विसरण की एक विशिष्ट विधि है, इसीलिए ये विसरण की एक स्पेशल टेक्निक है, क्योंकि परासरण के केस में जब तक झिल्ली से जल पार नहीं करेगा उसको हम परासरण की प्रक्रिया नहीं कह सकते। और इसलिए मैंने यहां पे लिखा कि जल के अणुओं का किसी झिल्ली की सहायता से उच्च विलय सांद्रता की ओर प्रवाह होना क्या कहलाता है? परासरण कहलाता है। हमेशा याद रखना कि परासरण की प्रक्रिया में जल का नेट प्रवाह उच्च विलय सांद्रता की ओर होता है। अब मेरे मित्र अलग अलग सांद्रता के आधार पर जो सॉल्यूशन होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। पहला होता है आपका हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। पहला क्या होता है? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, जिसको हम लोग अल्प परासरी दाबी विलयन कहते हैं। दूसरा होता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन जिसको हम लोग समदाबी विलयन कहते हैं। और तीसरा होता है हाइपरटोनिक, तीसरा होता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन जिसको हम लोग अति परासरणी दाबी विलयन कहते हैं। मेरे मित्र हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में जो आपका विलयन होता है उसमें विलय पदार्थ की जो मात्रा होती है वो कम होती है, और आप ये कह सकते हो कि ये एक तरह से तनु विलयन है। और जाहिर सी बात है कि जब किसी तनु विलयन में किसी कोशिका को रखा जाएगा तो उसके अंदर पानी घुसेगा और वो फूल जाएगा। जैसे कि किशमिश को आप जल में भिगोते हो तो वो फूल जाता है। क्यों? क्योंकि सर परासरण प्रक्रिया के थ्रू किशमिश के अंदर क्या चला गया? पानी चला गया। तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान रखना कि जो आपका हाइपोटोनिक सोल्यूशन है बेसिकली इसको हम लोग तनु विलयन के रूप में रेफर करते हैं, और इसमें कोशिका को रखने पर क्या होती है आप सभी याद रखेंगे? कोशिका फूल जाती है। क्या होती है? कोशिका फूल जाती है। और मेरे मित्र आप सभी ध्यान रखना कि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन इसको हम लोग सांद्र विलयन के रूप में देखते हैं, और इसमें विलय पदार्थ की सांद्रता क्या होती है? ज्यादा होती है। जाहिर सी बात है कि जल की मात्रा कम होगी। अब इसमें अगर किसी कोशिका को रखेंगे तो कोशिका से पानी जो है वो बाहर निकलेगा, और कोशिका क्या होगी? आप सभी याद रखना, कोशिका सिकुड़ जाएगी। और मेरे मित्र आइसोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है? तो कोशिका के बाहर और कोशिका के बाहर जो विलयन है और कोशिका के अंदर जो पदार्थ है उस दोनों का दाब बराबर होता है। इसलिए मेरे मित्र इस आइसोटोनिक सॉल्यूशन में कोशिका को रखने पर कोशिका में कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोशिका में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो आपसे ये सवाल है कि उस प्रक्रिया का नाम क्या है जिसके कारण जीवित कोशिका से अल्पप्रासरी विलयन में रखने पर उनके आकार और आकृति में विस्तार होने लगता है? आप सभी कहेंगे सर सिंपल, परासरण यानी कि ऑस्मोसिस इज द राइट आंसर। अल्पप्रासरी विलयन में कोशिकाएं फूल जाएगी, आइसोटोनिक यानी कि समदाबी विलयन में कोशिका में कोई परिवर्तन नहीं होगा, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन अति परासरणी दाबी विलयन में क्या होगा? आप कहेंगे कोशिका सिकुड़ जाएगी। विसरण आप समझ गए, गैसों के आदान प्रदान के लिए क्या होता है? आप कहेंगे सर कोशिका में विसरण की प्रक्रिया होती है। वाष्पोत्सर्जन आप सभी समझ पा रहे होंगे कि पौधे के शरीर से जल का वाष्प के रूप में उत्सर्जित होना। प्रकाश संश्लेषण के तो कहने की जरूरत ही नहीं। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि कोई प्रकाश किरण कांच के प्रिज्म के एक अपवर्तक पृष्ठ AB पर आपतित होता है। मेरे मित्र ये हमारा कोई प्रिज्म है, और यहाँ पे इस प्रिज्म का अपवर्तक पृष्ठ ये A, B और C है। एक प्रकाश की किरण इस प्रिज्म के अपवर्तक पृष्ठ AB पर आपतित होती है, और ये अपवर्तित कुछ इस तरीके से होगी। आप कहेंगे यहाँ आप नॉर्मल ले सकते हैं। मेरे मित्र याद रखना कि ये हमारा क्या होगा? आप सभी कहेंगे कि सर ये हमारा एंगल आई हो जाएगा, आपतन कोण। अब चूंकि ये वायु से कांच में जा रही है यानी कि विरल से सघन माध्यम में जा रही है, तो आप सभी कहेंगे कि यहाँ पे ये अभिलंब की ओर झुकेगी, तो हमारा जो अपवर्तन कोण होगा वो आपतन कोण से पृष्ठ AB पर आप कहेंगे कम होगा। पहला स्टेटमेंट है कि पृष्ठ AB पर अपवर्तन कोण आपतन कोण से अधिक होता है, आप कहेंगे गलत। क्यों? क्योंकि सर जब प्रकाश विरल से सघन माध्यम में जाएगी तो वो अभिलंब की ओर झुक जाएगी। अब मेरे मित्र फिर इस कांच से ये प्रकाश की किरण बाहर निकलती है, और आप यहां पे भी क्या करेंगे? नॉर्मल खींचेंगे, अभिलंब खींचेंगे, तो आप क्या पाएंगे कि ये बाहर निकल रही है, मतलब सघन से विरल में जा रही है, तो अभिलंब से ये दूर भाग रही है। तो मेरे मित्र यहाँ पे अपवर्तन कोण क्या होगा? आप कहेंगे अधिक होगा। लेकिन कहा जा रहा है कि पृष्ठ AC पर अपवर्तन कोण आपतन कोण से कम होता है। दोनों स्टेटमेंट रॉन्ग है, और आप सभी कहेंगे राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर A हो जाएगा। एक और दोनों सॉरी ये कौन से कथन सही है? तो आप सभी कहेंगे ना तो 1 और ना ही 2, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर D हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 आपसे कह रहा है कि नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। ब्लीचिंग पाउडर मेरे मित्र इसी का फॉर्मूला कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है।
ठीक है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कह रहा है कि ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग पेयजल को कीटाणु मुक्त बनाने के लिए किया जाता है। बिल्कुल सही है मेरे भाई। ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग कई रासायनिक उद्योग में ऑक्सीकरण ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में किया जाता है। ये भी बात बिल्कुल सही है। आप क्या कहेंगे गुरुजी, दोनों कथन सत्य हैं। दैट्स व्हाई राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछ रहा है कि किसी वस्तु को एक 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 6 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। इसका प्रतिबिंब डैश की दूरी पर बनेगा और प्रतिबिंब कैसा होगा? मेरे मित्र बहुत ही सरल सा सवाल है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी दी हुई है सर? 12 सेंटीमीटर। अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। वस्तु दूरी कितनी है? आप सभी कहेंगे सर 6 सेंटीमीटर। तो आप कहिएगा सर फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर, अब वस्तु को 6 सेंटीमीटर पर रख रहा है, तो प्रतिबिंब तो हमारा आभासी बनेगा। प्रतिबिंब क्या बनेगा? हमारा आभासी बनेगा। ये वास्तविक वाला मामला खत्म, ये तो यही खत्म। जैसे ही आपने ये डाटा लिखा कि सर वस्तु को 6 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जा रहा है, तो ये दोनों हमारा खत्म। अब यहाँ पे मामला ये है कि प्रतिबिंब दूरी एग्जैक्ट क्या होगी। तो हमारे पास तो सर मिरर फॉर्मूला है 1/f = 1/v प्लस 1/u। 1/-12 इक्वल टू 1/v प्लस 1/-6। 1/-12 प्लस माइनस माइनस हेने आएगा तो ये क्या हो जाएगा? आप कहेंगे सर प्लस हो जाएगा 1/v। 12 और 6 का एलसीएम 12 होगा। चला यहाँ पे 1 6 दूना 12 1/v। आप कहेंगे सर यहाँ पे हम इसको 1/12 इक्वल टू 1/v लिख सकते हैं और v इक्वल टू हम लोग 12 सेंटीमीटर। चूंकि मेरे मित्र आप देख रहे हैं कि प्रतिबिंब दूरी आपका धनात्मक आ रहा है, तो आप सभी कहेंगे कि प्रतिबिंब हमारा काल्पनिक होगा और राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन नंबर 10 कि श्रेणी संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध से गुजरने वाली धारा डैश है। मैंने आपको कई बार बताया कि जब भी बहुत सारे प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ हो, बहुत सारे प्रतिरोध क्या हो सर? श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ हो, कुछ इस तरीके से जुड़ा हुआ हो, तो आप सभी ये ध्यान रखना कि श्रेणी क्रम में जुड़े हुए सभी प्रतिरोधों के लिए जो धारा का मान होगा, यहाँ पे धारा का मान समान होगा। धारा का मान समान होगा सभी प्रतिरोध में। ठीक है। दूसरा पॉइंट आप सभी याद रखेंगे, कि प्रत्येक प्रतिरोध का विभव अलग अलग होगा। प्रत्येक प्रतिरोध का विभव अलग अलग होगा। विभव यानी कि विभवांतर क्या होगा सर? अलग अलग होगा। अब मेरे मित्र ये जितने भी प्रतिरोध आप देख रहे हैं, मान लो ये 3 प्रतिरोध है, तो इसका विभवांतर V1, इसका विभवांतर V2, इसका विभवांतर क्या हो जाएगा? V3 हो जाएगा। लेकिन सभी से क्या होगी? समान धारा बहेगी। तो कह रहा है कि श्रेणी संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध से गुजरने वाली धारा डैश है, धीरे धीरे बढ़ती है। बिल्कुल गलत है। मोटाई के समानुपाती होती है, गलत है। प्रतिरोध के समानुपाती है, गलत है। सभी प्रतिरोध में बराबर होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से आहार नाल का कौन सा भाग कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन करता है? एक्चुअली हम जो भोजन करते हैं उसमें मुख्य रूप से यही 3 अवयव होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। और मेरे मित्र कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, इस तीनों का संपूर्ण पाचन हमारे छोटी आंत में होता है। तो आप सभी कहेंगे सर राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मेरे मित्र याद रखना हमेशा कि छोटी आंत में भोजन का संपूर्ण पाचन होता है। और मेरे मित्र आप सभी याद रखेंगे कि पूर्ण पाचक रस कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस किसको कहते हैं? आप याद रखेंगे पेनक्रियाटिक जूस को कहते हैं। अग्नाशयी पेनक्रियाटिक जूस को कहते हैं, अग्नाशयी रस को कहते हैं। और मेरे मित्र ये ध्यान देना आप सभी कि ये जो पेनक्रियाटिक जूस अग्नाशयी रस है, इसको पूर्ण पाचक रस इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा इन सभी को पचाने की क्षमता रखता है। सर हमारे अमाशय में क्या होता है? तो आप सभी याद रखेंगे कि सर प्रोटीन का पाचन होता है। आप ये कह सकते हो कि प्रोटीन का आंशिक रूप से भी पाचन होता है। पूर्ण रूप से पाचन होने के लिए पेनक्रियाटिक जूस में ट्रिप्सिन मौजूद होता है। और मेरे मित्र याद रखना आप सभी कि अमाशय में कौन सा अम्ल होता है? HCl। इसीलिए सर HCl को अमाशयी अम्ल भी कहा जाता है। और यहाँ प्रोटीन के पाचन के लिए कौन सा एंजाइम रिलीज होता है? आप कहेंगे पेप्सिन।
ग्रास नली में मेरे मित्र याद रखना ईसोफेगस कहते हैं, चबाया हुआ भोजन अमाशय में आता है, किसके थ्रू? ग्रास नली में। और यहाँ कोई पाचन नहीं होता है, यहाँ कोई पाचन नहीं होता है, ये चीज आप सभी ध्यान रखेंगे, यहाँ कोई पाचन नहीं होता है। बड़ी आंत में तो सर पचे हुए भोजन से आप कह सकते हो अपचा भोजन यहाँ पे स्टोर होता है, और सर अपचे भोजन से आप कह सकते हो जल का अवशोषण भी बड़ी आंत के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 आपसे पूछ रहा है कि प्रत्येक 10 ओम के दो प्रतिरोधक समांतर क्रम में संयोजित हैं। मेरे मित्र ये मान लो कि आपका दो प्रतिरोध है, एक प्रतिरोध ये और दूसरा प्रतिरोध ये, दूसरा प्रतिरोध ये। अब ध्यान देना यहाँ पे आप सभी, ध्यान देना आप सभी, कह रहा है कि इसके बाद इस संयोजन को 10 ओम के तीसरे प्रतिरोध, यहाँ पे फिर 10 ओम का एक और तीसरा प्रतिरोध है, उस हिसाब से इसको जोड़ा जा रहा है समांतर क्रम में, और 6 वोल्ट का बैटरी भी है, 6 वोल्ट का बैटरी भी है। अब मेरे मित्र आपसे ये सवाल करा जा रहा है कि ये भी 10 ओम, ये भी 10 ओम और ये भी 10 ओम, तो आपसे ये सवाल करा जा रहा है कि बैटरी द्वारा आपूर्ति की गई शक्ति डैश होगी। अच्छा, शक्ति तो चला यहाँ पे P इक्वल टू वी आई से ही रिलीज होगा। तो आप कहेंगे वोल्टेज है तो सर धारा कितना होगा? धारा के लिए हमको टोटल प्रतिरोध पहले ज्ञात करना होगा। क्योंकि ये दोनों समांतर क्रम में है तो आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी यहाँ पे जो हमारा कुल प्रतिरोध होगा यानी कि कुल रेसिस्टेंस होगा वो क्या होगा? तो ये दोनों समांतर क्रम में है, तो R1 इंटू R2 बटा R1 प्लस R2, इसको आप R3 मान लो, ये R1 और ये R2 और ये R3, तो आप इसको R3 कह सकते हो। सर कुल R यानी कि टोटल प्रतिरोध 10 गुना 10 तो 100 हो जाएगा, 10 प्लस 10 20 और प्लस यहाँ पे R3 कितना 10, 20 5 100, टोटल प्रतिरोध आपका 15 ओम आ गया। चला I इक्वल टू V बटा R होता है, वोल्टेज हमारा 6 वोल्ट है, प्रतिरोध 15 ओम, तो हमारा जो धारा का मान है वो 6 बटा 15 एम्पियर है। अब मेरे मित्र चूंकि P इक्वल टू वी आई है तो आप ये कह सकते हो कि सर P इक्वल टू वोल्टेज हमारा 6 वोल्ट और धारा 6 बटा 15, 6 के 36, 36 बटा 15, ये 2.4 वाट। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 15 दूना 30 और 15 चौका 60 पॉइंट डालने के बाद तो राइट आंसर क्या होगा? 2.4 वाट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। नेक्स्ट सवाल देखिए, कह रहा है कि वायु में कोई प्रकाश किरण अपवर्तनांक √3 वाले माध्यम से वायु को पृथक करने वाली पृष्ठ पर 60 डिग्री के कोण पर आपतित होती है, किरण माध्यम में डैश के कोण पर अपवर्तित होती है। मेरे मित्र सिंपल, आप सबों को मालूम है कि अपवर्तनांक इक्वल टू हम लोग क्या लिखते हैं? साइन आई बटा साइन आर लिखते हैं। अब मेरे भाई आपके क्वेश्चन में अपवर्तनांक √3 दिया हुआ है, अब पृथक करने वाले पृष्ठ पर कितना डिग्री के एंगल से रिलीज हो रहा है? सर गिर रहा है 60 डिग्री के कोण पर, तो हम इसको साइन 60 डिग्री अब बटा साइन आर कह सकते हैं। मेरे मित्र क्या हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लें तो √3 इंटू साइन आर इक्वल टू हम साइन 60 डिग्री कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। तो साइन आर इक्वल टू हम लोग साइन 60 डिग्री बटा √3 बिल्कुल कह सकते हैं। मेरे भाई आप सबों को मालूम है कि साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है, और ये √3 नीचे है तो ये 1 बटा √3 हो जाएगा, ये और ये कैंसिल, ये 1 बटा 2। और आप सभी कहेंगे कि गुरुजी चूंकि साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1 बटा 2 होता है, इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि साइन आर इक्वल टू कितना हो जाएगा? 30 डिग्री, और हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आप सभी ये ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से पौधे एक लिंगी पुष्प उत्पन्न करते हैं? मेरे मित्र याद रखना कि अगर हम लोग पुष्प को उसके लिंग के आधार पर देखते हैं तो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है एक लिंगी, ठीक है, एक लिंगी, और दूसरा क्या होता है? उभयलिंगी या द्विलिंगी। द्विलिंगी मेरे मित्र एक लिंगी पुष्प वो होते हैं जिसमें 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 केवल स्त्री केसर स्त्री केसर स्त्री केसर या पुंकेसर, स्त्री केसर या पुंकेसर में से कोई एक होता है, कोई एक होता है। अब ये चीज आपको मालूम है कि स्त्री केसर क्या होता है और साथ ही साथ पुंकेसर क्या होता है। मेरे भाई याद रखना कोई भी वैसा फूल जिसमें केवल या तो स्त्री केसर हो
या फिर पुंकेसर हो, मतलब दोनों में से कोई एक ही हो, दोनों नहीं हो, उसको हम लोग एक लिंगी कहेंगे। और द्विलिंगी में क्या होता है, तो आप सभी ध्यान रखेंगे कि सर स्त्री केसर एवं पुंकेसर दोनों साथ होता है। स्त्री केसर एवं पुंकेसर, स्त्री केसर एवं पुंकेसर दोनों साथ होता है। दोनों क्या होता है सर, साथ होता है। अब इसका एग्जाम्पल क्या होगा, तो मेरे मित्र याद रखना, अगर हम एक लिंगी पुष्प की बात करेंगे तो इसके अंतर्गत मक्का आ जाएगा, मक्का, फिर कौन आएगा सर, पपीता आ जाएगा, तरबूज, तरबूज या खीरा, ये क्या होंगे, आप सभी याद रखेंगे एक लिंगी पुष्प। द्विलिंगी की बात करेंगे, द्विलिंगी की बात करेंगे तो इसके अंतर्गत कौन आ जाएगा सर, सरसों आ जाएगा, कौन आ जाएगा, सरसों आ जाएगा। साथ ही मेरे मित्र गुलाब आ जाएगा, गुलाब आ जाएगा, पिटूनिया का फूल आ जाएगा, सर गुड़हल आ जाएगा, हिबिस्कस जिसको हम लोग बोलते हैं, ये किसके अंतर्गत आएंगे मेरे मित्र, आप सभी कहेंगे द्विलिंगी। मक्का, पपीता, तरबूज, आप कहेंगे सर स्त्री केसर या पुंकेसर में से कोई एक होगा, जबकि सरसों, गुलाब, पिटूनिया, गुड़हल इन सभी में स्त्री केसर और पुंकेसर दोनों होगा। तरबूज एक लिंगी है, सरसों द्विलिंगी नहीं होगा, गुड़हल द्विलिंगी है, पपीता एक लिंगी, आंसर नहीं होगा। तरबूज और पपीता दोनों एक लिंगी है, इसलिए राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बाद बाकी सरसों और गुड़हल आप सभी कहेंगे कि गुरुजी दोनों क्या हो जाएंगे, द्विलिंगी पुष्प के उदाहरण हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 आपसे कह रहा है, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। मेरे मित्र आपका स्टेटमेंट है कि ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र CaOCl2 है, बिल्कुल सही है, और इसका उपयोग पेयजल को कीटाणु मुक्त बनाने के लिए किया जाता है, ये भी सही है। मतलब आप कह सकते हो दोनों कथन सही है, इसलिए राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 आपसे कह रहा है कि एक धारावाही तार एक चुंबकीय क्षेत्र में क्षैतिज रूप से रखा जाता है, जिसका उत्तरी ध्रुव ऊपर की दिशा में और दक्षिणी ध्रुव नीचे की दिशा में होता है, तो तार दक्षिण की ओर विक्षेपित होती है, तार में इलेक्ट्रॉन की दिशा डैश है। ध्यान से समझना क्वेश्चन को, कह रहा है कि एक धारावाही तार एक चुंबकीय क्षेत्र में क्षैतिज रूप से रखा जाता है। अब जो चुंबकीय क्षेत्र है उसका उत्तरी ध्रुव ऊपर और दक्षिणी ध्रुव क्या है, नीचे। मेरे मित्र ये देखो आप सभी कि ये मान लो कि कोई चुंबक है और ये चुंबक का क्या है, नॉर्थ पोल है, ठीक है, और दूसरा ये क्या है सर, चुंबक का साउथ पोल। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यही कहा जा रहा है कि धारावाही तार को चुंबकीय क्षेत्र में क्षैतिज रूप से रखा जा रहा है, जिसका उत्तरी ध्रुव ऊपर की ओर, दक्षिणी ध्रुव नीचे की ओर है। अब कह रहा है कि तार दक्षिण दिशा की ओर विक्षेपित हो रहा है। मेरे मित्र यहाँ पे ये जो तार है, ये जो तार है, ये क्या हो रहा है, दक्षिण दिशा की ओर विक्षेपित हो रहा है, मतलब दक्षिण दिशा की ओर झुक रहा है। बोले तो आप कहेंगे दक्षिण दिशा की ओर बल लग रहा है। अच्छा ध्यान दो कि यहाँ पे कि सर जब ये हमारा धारावाही तार चुंबकीय क्षेत्र के अंतर्गत रखा है जो कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव नीचे ऊपर है, तो आप सभी कहेंगे कि गुरुजी यहाँ पे हमारा जो चुंबक का, जो हमारा चुंबक का क्या होगा, आप सभी कहेंगे चुंबकीय क्षेत्र रेखा होगी वो कुछ इस तरीके से होगी, उत्तरी ध्रुव से नीचे, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर। अब यहाँ पे जो हमारा चालक तार है, ये हमारा क्या है सर, तार क्षैतिज रूप से रखा हुआ है। तो हमसे पूछ रहा है कि इस तार में जो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होगा वो किधर होगा, पश्चिम से पूर्व, उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, दक्षिण से उत्तर। मेरे मित्र आप ध्यान से समझो, कह रहा है आपके क्वेश्चन में कि जब तार को रखा जाता है तो तार जो है वो दक्षिण दिशा की ओर विक्षेपित होता है, दक्षिण दिशा की ओर विक्षेपित हो रहा है, मतलब बल दक्षिण की तरफ लग रहा है। तो आप सभी कहेंगे कि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से हम सबों को मालूम है कि अंगूठा बल की दिशा को बताता है, ये जो आपका तर्जनी है ये किसको बताता है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, और मध्यमा किसको बताता है, तो आप सभी कहते हैं कि सर ये जो मध्यमा है ये विद्युत धारा की दिशा को बताता है, FBI। क्या कहते हैं, FBI, मतलब अंगूठा, अंगूठा आप कहेंगे बल की दिशा को, तर्जनी आप सभी कहेंगे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, और ये जो आपका मध्यमा है ये धारा की दिशा को बताएगा। अब मेरे मित्र अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपका जो चुंबकीय क्षेत्र है वो उत्तरी ध्रुव से जिस जो चुंबकीय क्षेत्र है वो ऊपर में उत्तरी ध्रुव और नीचे क्या है, दक्षिणी ध्रुव। तो अगर हम अपने उंगली को इस तरीके से रखें, इस तरीके से रखें, ये अंगूठा दक्षिणी ध्रुव की ओर बता रहा हो क्योंकि बल जो है वो दक्षिणी ध्रुव पे लग रहा है, और ये हमारा क्या है, ऐसे हम कर रहे हैं, तो ये उंगली अंगूठा बल की दिशा को बता रहा है, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, इसको हम ऐसे कर दें तो कहेंगे उत्तरी ध्रुव हो गया, ये दक्षिणी ध्रुव। तो आप सभी कहेंगे कि सर ये हमारा कुछ इस तरीके से होगा, अंगूठा किसको इंडिकेट करेगा, साउथ की ओर, दक्षिणी ध्रुव की ओर।
अब ध्यान से समझना यहाँ पे कि इस उंगली को देखो तो आप सभी कहेंगे धारा का प्रवाह, धारा का प्रवाह क्या होगा, धारा का प्रवाह आप कहेंगे पूर्व से पश्चिम। धारा का प्रवाह क्या होगा, धारा की दिशा ये मध्यमा बता रहा है, तो धारा की दिशा क्या होगा, आप सभी कहेंगे पूरब से पश्चिम। अरे चला ये जो है ये हमारा ये यहाँ पे हमारा आई है, आप इसको इधर रख दो, आप इसको ऐसे रख दो, तो आप क्या कहेंगे कि सर धारा की दिशा यहाँ पे जो बताई जा रही है ऐसे अगर हम रखते हैं, इंडिकेट करते हैं, तो ये हमारा उत्तरी ध्रुव, ये दक्षिणी ध्रुव, और फिर ये अंगूठा हमको दक्षिणी ध्रुव की ओर इसे बता रहा है। और आप देखो अब आपका सही हो गया, ये हम धारा की दिशा आपको उल्टा लिख दिए थे, ये इस तरीके से है। अब देखो सही है, ये चुंबकीय क्षेत्र उत्तरी ध्रुव, आपका जो तार है वो दक्षिणी ध्रुव की ओर क्या हो रहा है सर, इंडिकेट हो रहा है। अब मेरे मित्र ध्यान दो कि धारा की दिशा क्या होगी, तो आप कहेंगे ये ईस्ट हुआ और सर ये वेस्ट हुआ, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट। तो धारा की दिशा पूरब से पश्चिम, धारा की दिशा क्या हुई सर, पूरब से पश्चिम, ऐसे रख रहे हैं तो धारा की दिशा आपका पूरब से पश्चिम। और आप सबों को मालूम है कि धारा की दिशा के विपरीत इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है। यहाँ पे धारा पूरब से पश्चिम जा रहा है, इलेक्ट्रॉन क्या कहिएगा कि सर पश्चिम से पूरब की ओर प्रवाहित होगा। और आपसे तार में इलेक्ट्रॉन की दिशा पूछी जा रही है, तार में इलेक्ट्रॉन की दिशा, तो आप कहेंगे चूंकि सर फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से हम देख रहे हैं कि ये अंगूठा साउथ पोल की ओर इंडिकेट कर रहा है, और ये जो हमारा सर मध्यमा है ये धारा की दिशा को बता रहा है जो ईस्ट से वेस्ट है, तो हम क्या कहेंगे, चूंकि इलेक्ट्रॉन का प्रवाह धारा के प्रवाह के विपरीत दिशा में होता है, धारा यहाँ पे पूरब से पश्चिम की ओर बहेगी, तो आप कहेंगे इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारा पश्चिम से पूरब की ओर बहेगा, और इसीलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 आपसे पूछ रहा है, निम्नलिखित में से किस वर्ग में तापमान कुछ प्रजातियों में लिंग का निर्धारण करते हैं। इसका आंसर आप सभी देना, मैंने कई बार बताया है। सही आंसर क्या होगा नीचे कमेंट करके जरूर बताना, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि हम अजैव निम्नीकरणीय उत्पाद के उपयोग को कैसे कम कर सकते हैं। पर्यावरण के अनुकूल पैकेजिंग का उपयोग करके, दूध और पानी को पॉलीबैग में पैक करके। पॉलीबैग जैसे ही हम ले आए तो ये तो खतरनाक है पर्यावरण के लिए। फलों और सब्जी को सुंदर पॉलीस्टीरीन और प्लास्टिक पैकेजिंग बिल्कुल नहीं। बिस्कुट आदि जैसे खाद्य वस्तुएं प्लास्टिक के टीन और रैपर में बिल्कुल नहीं। पर्यावरण के अनुकूल पैकेजिंग करके, जूट का पैकेज, पेपर का पैकेज जो पर्यावरण में स्वतः विखंडित हो जाए, ऐसे चीजों का उपयोग करके हम लोग क्या कर सकते हैं सर, जो अजैव निम्नीकरणीय उत्पाद हैं उसको कम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 आपसे क्या पूछ रहा है कि डैश पृथ्वी की वह क्षेत्र है जहां सजीव प्राणी पाए जा सकते हैं या जहां उनका जीवन यापन संभव है। हम सभी जैव मंडल में रह रहे हैं, क्योंकि जैव मंडल को बनने के लिए स्थल मंडल, वायुमंडल और जल मंडल तीनों चाहिए, और हम जहां रह रहे हैं वो स्थल मंडल है। हमारे जमीन के नीचे पानी है, जल मंडल, ऊपर में वायुमंडल है। आप कहेंगे सर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये जो क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल, ये सब आप पढ़ते हैं, ये क्या है, वायुमंडल के अलग अलग लेयर, वायुमंडल के अलग अलग परत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि किसी परिनालिका द्वारा उत्पन्न चुंबकीय बढ़ता है। परिनालिका की दिशा बदलने से बिल्कुल नहीं। फेरों की संख्या घटाने से बिल्कुल नहीं। फेरों की संख्या घटाएंगे तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता घटेगी। मुलायम लोहे के कोर के अंदर करने से बिल्कुल सही। परिनालिका बनाने के लिए या आप कह सकते हो इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए हमारा लोहे का क्रॉड जितना ज्यादा मुलायम होगा सर, चुंबकीय गुण उतना ज्यादा आएगा, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है निम्न में से कौन से पौधे में श्वसन के अंतिम उत्पाद है। सर पौधे में श्वसन हो, जंतु में श्वसन हो, क्या होगा, तो आप सभी ध्यान रखना कि श्वसन के प्रक्रिया में C6H12O6 6O2 के साथ क्या करता है, रिएक्ट करता है, क्या बनाता है, तो सर 6CO2 प्लस 6H2O प्लस क्या होता है, आप सभी कहते हैं ऊर्जा रिलीज होती है, ऊर्जा रिलीज होती है। जाहिर सी बात है कि पौधे में हो या जंतु में जो अंतिम उत्पाद होगा वो CO2 H2O और क्या होगा, ऊर्जा होगा। याद रखना मैंने आपको बता रखा है कि श्वसन की प्रक्रम प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम का व्युत्क्रम होता है, उल्टा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि 2 ओम के एक प्रतिरोध में 0.4 एम्पियर की धारा अनुरक्षित है। 1 सेकंड में प्रतिरोध में उत्पन्न ऊष्मा आप सबों को मालूम है चला H = I² RT। I का वैल्यू कितना 0.4 और 0.4 क्योंकि स्क्वायर है, R का वैल्यू 2, T का वैल्यू 1, पॉइंट हटाएं 10, पॉइंट हटाएं 10, 16 दूना 32 बटा 100 मेरे भाई ये 0.32 राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि एथेनॉल को अति सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ 443 केल्विन पर गर्म करने से प्राप्त होने वाले सही उत्पाद का चयन करें।
आप सभी को मालूम है कि जब हमें एथेनॉल से एथीन बनाना होता है तो C2H5OH को हम लोग क्या करते हैं, आप सभी कहते हैं सर कंसंट्रेटेड सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल सांद्र H2SO4 का निर्जलिक निर्जल का, मतलब आप कह सकते हो कि डिहाइड्रेटेड एजेंट के रूप में यूज करते हैं। और जब इसको 443 केल्विन पर गर्म किया जाता है तो ये क्या बनाता है सर, C2H4 बना लेता है, जिसमें हम ये कहते हैं कि सर कार्बन और कार्बन यहाँ पे डबल बॉन्ड में जुटे रहते हैं। कार्बन और कार्बन क्या होते हैं, डबल बॉन्ड में जुटे हुए रहते हैं, और एक इनके साथ सर एक एक हाइड्रोजन कुछ इस तरीके से जुड़ा हुआ रहता है। अब ध्यान देना, ये जो C2H4 है ये क्या है, याद रखेंगे इसी को हम लोग एथीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एथीन, जो कि एल्कीन ग्रुप का कंपाउंड है। इसमें कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होती है और फिर मेरे मित्र दो हाइड्रोजन उसके साथ जुड़े हुए रहते हैं। तो CH2 आप क्या कहेंगे, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है, जब किसी आवर्त में बाएं से दाएं गति करते हैं, बाएं से दाएं जा रहे हैं, तो कह रहा है कि धात्विक गुण क्या होगा। आप सभी कहेंगे बाएं से दाएं जाने पर अधात्विक गुण बढ़ता है जबकि धात्विक गुण घटता है। तो आपका ऑप्शन है बढ़ता है, धात्विक गुण के बारे में घटता है, पहले बढ़ता है फिर घटता है, हमेशा नियत रहता है। आप कहेंगे बाएं से दाएं जाएंगे जो दो धात्विक गुण है वो घटेगा और धात्विक गुण बढ़ेगा। किसी समूह में ऊपर से नीचे आएंगे तो धात्विक गुण बढ़ेगा और धात्विक गुण घटेगा। यहाँ पे हमें आवर्त में बाएं से दाएं जाना है तो आप सभी कहेंगे गुरुजी धात्विक गुण जो है यहाँ पे घटेगा, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आपके इस सेट में टोटल 24 सवाल थे जिसको आपने हमारे साथ डिस्कस कर लिया है, और मुझे उम्मीद है कि ऐसे सवाल दोबारा दिख जाए तो आप उसका गर्दा उड़ा देंगे। साथ ही मेरे मित्र उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप सबों को अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना ताकि इस तरह के एग्जाम रेलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।